डाउट होंगे, 1 मिनट में इस टेबल को आप ध्यान दीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, हम फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में ये हमने बात किया तो 100, 50, 25, 20, 12.5, 6.25, ये 50% हर बार एलिमिनेट हो रहा है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो पहले में कितना हुआ, 50 by 1 hour, 25 by 1 hour, 12.1 hour, 6.25 by 1 hour। रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम तो सेम है, तो कितना एलिमिनेट हुआ वो हो गया रेट ऑफ एलिमिनेशन। एक बार देख लीजिए, मींस रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, मतलब जितना ज्यादा अमाउंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, एलिमिनेशन उतना ज्यादा है। क्लियरेंस देखिए, सब में क्लियरेंस आपको सेम मिलेगा, ये करके देखिएगा, सेम क्लियरेंस है, 1/2 दोनों में, सब में आ रहा है। तो क्लियरेंस हमारा यहाँ कांस्टेंट है, एज वेल एज T12 इज द कांस्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन से जाते हैं। रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे 20 by 1 hour, 20 by 1 hour, 20 by 1 hour, 20 by 1 hour, मींस यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, लेकिन क्लियरेंस फर्क पड़ता है। जब हमने फर्स्ट की बात किया तो 0.2, मैंने कैसे हुआ मैंने निकाल के दिखा दिया, 20 by 100 किया, नेक्स्ट 20 by 80, नेक्स्ट 20 by 60, नेक्स्ट 20 by 20। आप अगर इस तरह करते चले जाएंगे तो ध्यान दीजिए क्लियरेंस हमारा क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा है, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है तब क्लियरेंस कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। T12 देखिए, फर्स्ट हाफ होने में ड्रग को 2.5 घंटे लगे, लेकिन दूसरे T12 में 2 घंटे, नेक्स्ट 1.5, नेक्स्ट 1 hour। तो जैसे जैसे T12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। दीज आर द काइनेटिक्स ऑफ द एलिमिनेशन। अब इसे थोड़ा सा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें। फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट ऑफ ड्रग एंड टाइम जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको मिलता है, बट इन द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दिस स्ट्रेट लाइन वी फाउंड हियर इन द डिक्रीजिंग, बट दोनों हमारे ग्राफ चेंज होते हैं। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगोज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एलिमिनेशन। बहुत इजी है, एक वर्ड याद रखिए, 0 watt पावर। 0 watt पावर का बल्ब सबके घर में नाइट में लगाते हैं। 0 इंडिकेट करेगा हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वॉट WATT एंड पावर P, ये हमारी ड्रग के फर्स्ट अल्फाबेट होंगे, जैसे W वॉरफेरिन, माय मिस्टेक, इट्स वॉरफेरिन नॉट वॉरफेरिन। A अल्कोहल एंड एस्प्रिन, T थियोफाइलिन, T टॉलब्यूटामाइड एंड पावर फेनिटोइन। These are the zero order kinetics undergoing drug। कई बार इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है, 0 watt पावर, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 0 means zero order kinetics। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है कि जब जैसे आप एक फिक्स डोज आप ड्रग का एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एट द रेगुलर इंटरवल, आप एक फिक्स डोज किया, उसको रेगुलर इंटरवल पे आपने देना शुरू किया, तो शुरुआत में क्या होगा कि हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो लगातार इंक्रीज होगा, लेकिन जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, एलिमिनेशन भी हमारा उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम लेके चलेंगे। मींस जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ड्रग का एलिमिनेशन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम वो आएगा कि रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन। जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रेट एंड एलिमिनेशन रेट हमारा इक्वल हो जाएगा, उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेबलाइजेस, और वी कैन से दैट स्टेडी स्टेट। तो आप ये कह सकते हो कि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रेट एंड एलिमिनेशन रेट इक्वल हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। आप अगर डिफिनेशन पे चले, इफ अ फिक्स्ड डोज ऑफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, देन इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। हाउएवर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइजेस, रेट ऑफ एलिमिनेशन आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ता चला जाएगा। When rate of administration become equal to the rate of elimination, that is the steady state concentration। अब आप इसको थोड़ा सा आप ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, आप ये ग्राफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपने फर्स्ट टाइम एक ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया, और फर्स्ट टाइम जब आप ड्रग एडमिनिस्टर्ड करोगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो भी हमारा कंसंट्रेशन होगा वो हमारे लिए क्या होगा, 100। सपोज आपने 100 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो, तो यहां पे 100 आपका होगा, लेकिन
फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा, तो मान लीजिए वो 50 हो गया। कितना हो गया? 50, क्योंकि 50% एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपने फिर से दूसरा इंटरवल में फिक्स डोज फिर से एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। अब जब फिक्स डोज फिर से एडमिनिस्ट्रेट किया तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 50 था, आपने 100 और दे दिया, तब क्या हो गया? 150 हो जाएगा। अब सेकेंड टी हाफ के बाद वो 150 का फिर से हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब 150 है तो उसका एलिमिनेशन 50% जाएगा, तो 75 हो गया। अब 75 हो गया। नेक्स्ट आपने क्या किया? 100 फिर से एडमिनिस्ट्रेट किया, और जब 100 फिर से एडमिनिस्ट्रेट करोगे कितना हो जाएगा? 175। अब 175 हो गया। अब उसका नेक्स्ट टी हाफ में क्या होगा? नेक्स्ट इंटरवल पे एलिमिनेशन के बाद क्या होगा? 175 का हाफ होगा। 175 का हाफ 87.5, हम उसको एक अप्रॉक्स मान के चलते हैं, कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88। अब 88 में फिर से आपने 100 एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 188। कितना हो जाएगा? 188। 188 का फिर से हाफ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 94। 188 का 94। नेक्स्ट आपने 100 फिर एडमिनिस्ट्रेट किया तो 194 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब 194 आपका हो गया, ये 194 आपका हो गया, आपने फिर से उसका एलिमिनेशन होगा, हाफ हो जाएगा, तो 97। 97 में एडमिनिस्ट्रेट किया 100, तो 197। 197 होने के बाद फिर से हाफ होगा, तो उसका हो जाएगा 99, और 100 एडमिनिस्ट्रेट किया तो 199। तो अगर हम ये तीनों कंसंट्रेशन को देखें, 194, 197, 199, तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए क्या है? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन या मैक्सिमम कंसंट्रेशन पीक है। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर सपोज आपने 99 पे दिया, 100 दिया, तो 199, फिर से उसका हाफ हो जाएगा 100। 100 हुआ, फिर से आपने 100 दिया तो 200। 200 का फिर से हाफ होकर कितना बचेगा? 100। तो अब चाहे जितना देते चले जाएं, 100 अगर हम रेगुलर इंटरवल पे देते चले जाएंगे तो हमारे 100 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगा। ये थ्रू आउट फर्दर सारे इंटरवल्स पे लागू होगा। तो यहां पे जब ये हमारा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, यही हमारा क्या होता है? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। जब हम रेगुलर इंटरवल पे देते जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलिमिनेशन दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल। पहले अगर देखें तो इक्वल नहीं था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो यही इक्वल हमारा क्या हो गया? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। सो अगर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें, व्हेन constant dose of a drug repeatedly administered at an interval of the half life, जितना एक हाफ लाइफ पे हमने एडमिनिस्ट्रेट किया, then after the 4 to 5 हाफ लाइफ, 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद हमारा क्या हो जाएगा? स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव आफ्टर 4 to 5 half life, and this is called as the steady state. When it is attained, the amount of a drug in the body remains constant, क्योंकि अब क्या हो जाएगा? remains constant हो जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा? प्लेटिव कंसंट्रेशन कहलाएगा, प्लेटिव प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्यूमुलेशन। बस अभी आप जो आपने अभी कैलकुलेशंस किया था ग्राफ वाइज, उसी को हमने यहाँ पे समराइज करके दिया कि 100 था तो 50 होगा, 50 में फिर 100 दिया तो 150, देन 150 का हाफ 75, 75 में 100 दिया तो 175, 175 का 88। तो यहां से अगर हम बात करें 4 हाफ लाइफ, अगर हम इसको मान के चलते हैं फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ, तो ये 4th हाफ लाइफ के बाद जो भी आपका अचीव हो रहा है, ये क्या है? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारा अचीव होगा। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन 50 होगा, दूसरे के बाद 75, 87.5, 93, 7.5, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद 96.875। आफ्टर दैट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन विल अचीव। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि जो टाइम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने की बात करें तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी हाफ पे डिपेंड कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 5 हाफ लाइफ के बाद हमारा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगा। लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा होगा डोज रेट, किस रेट से डोज को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, एंड वेरिएशन बिटवीन द पीक थ्रू द कंसंट्रेशन, डोजिंग इंटरवल, एवरेज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिमेन सेम irrespective of the dosing interval provided dose rates। अगर हमारा डोज रेट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमको 5 हाफ लाइफ के बाद अचीव हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज द लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या होती है? अब सपोज किसी पेशेंट को सबसे पहली बार कोई ड्रग दी गई, तो जो पहली बार ड्रग दी जाएगी तो हमारा क्या होगा? लोडिंग डोज, क्योंकि लोडिंग डोज हमें हमेशा ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज लोडिंग डोज में हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है
तो उसको हमें ड्रग डोज क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो मतलब वो पूरी की पूरी कहां पे है, ब्लड में हमें अचीव मिलती है, और ब्लड में है तो उसका एक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसका एक्शन मतलब कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड will be less and the effect will be less. So यहाँ पे हम बात करें, initially a large dose is administered to the attain a steady state quickly. Loading dose is governed by the volume of distribution. तो फॉर्मूले की बात करें तो loading dose is equal to volume of distribution multiplied by the targeted plasma concentration. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, loading dose dependent on the volume of distribution, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमको अचीव करना है multiplied by the volume of distribution, that is the loading dose. नेक्स्ट हमारा होता है मेंटेनेंस डोज। अब लोडिंग डोज के बाद हमको क्या करना है, उस डोज को मेंटेन करके चलना है, उस कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को। तो जो लोडिंग डोज के बाद जो स्मॉलर डोज दिया जाएगा, मींस टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्मॉलर डोज इज रिक्वायर्ड। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि लोडिंग डोज में हायर डोज रिक्वायर्ड होती है, व्हाइल मेंटेनेंस डोज में लेस डोज रिक्वायर्ड होती है। तो मेंटेनेंस डोज इज गवर्न्ड बाय द क्लियरेंस और टी हाफ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ड्रग का क्लियरेंस ज्यादा है तो उसका मेंटेनेंस डोज भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है, मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू द क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय द टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मींस टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं टीसीपी, हमारा वो जो होता है उसको मल्टीप्लाइड हम किससे कर दें, क्लियरेंस से, दैट इज द मेंटेनेंस डोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है क्या, थेरेपेटिक। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इसको बेसिक आपको बहुत समझा दूं। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज होती है कि जैसे सपोज कुछ क्लास की ड्रग हमारी हैं जिनको हम रिस्पॉन्स के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सपोज किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था, मतलब डायबिटिक पेशेंट है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था। आपने उसको एंटी डायबिटिक ड्रग दिया और एंटी डायबिटिक ड्रग देने के बाद 1 घंटे बाद आपने फिर से जब ब्लड ग्लूकोज मेजर किया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, इस ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन ऐसे केसेस जैसे सपोज आप मान लीजिए सिजोफ्रेनिया के एपिलेप्सी का केस ले लीजिए, कैंसर का केस ले लीजिए, तो इन केसेस में हम उसके रिस्पॉन्स को हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। मतलब वहां पे हम किससे मेजर करेंगे, थेरेपेटिक इफेक्ट से मेजर करेंगे कि हमारा जो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो अटेंड हुआ या नहीं। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द डोज ऑफ अ ड्रग इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, सपोज एक पेशेंट को आपने 10 mg दिया, एक पेशेंट को आपने डोज, मेरी बात समझिएगा थोड़ा इस चीज को, आपने एक पेशेंट को 10 mg ड्रग दिया, 10 mg ड्रग दिया और उसको इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये डोज जो था ये थेरेपेटिक डोज है। लेकिन अगर सपोज 10 mg पे हमको टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तो हमें डोज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड कंडीशन ऐसी हुई कि 10 mg पे इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुए, तो अगर इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या था, सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स था, सब मैक्सिमल डोज थी। तो हमें डोज को 10 mg से क्या करके देना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग केस हमको किस बेसिस पर हमने मेजर किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो वही चीज हम यहां बात कर रहे हैं, इफ द टीडीएम इज द प्रोसेस बाय विच द डोज ऑफ अ ड्रग इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। It is done for drug having known correlation between serum level and drug response and toxicity. हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक known correlation है between the serum, जितना ब्लड में हमारी ड्रग है, and the drug response with the toxicity. अगर रिस्पॉन्स आया तो इफेक्टिव है, टॉक्सिसिटी आया तो टॉक्सिक डोज है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो सब मैक्सिमल डोज है। तो ये हम कोरिलेट कर सकते हैं। It is done for a drug having wide variation in the pharmacokinetic. अगर किसी ड्रग की वाइड वेरिएशन फार्माकोकाइनेटिक है तो उस ड्रग की हमको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन हमारे पास यह है कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, which of the following drug therapeutic drug monitoring is not carried out। तो आपके पास सबसे पहला इफेक्ट है, if any drug whose effect can be easily measured। अगर किसी ड्रग का इफेक्ट मेजर किया जा सकता है, जैसे हमने बात किया डायबिटिक पेशेंट का, हाइपरटेंशन पेशेंट का, या कोआगुलेशन केसेस में एंटीकोगुलेंट ड्रग का, तो इनके हम इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन है हम बीपी मेजर कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर सपोज 180 था, हमने ड्रग दिया और वो रिड्यूस होकर कितना हो गया, 120 हो गया, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज मेजर कर सकते हैं। सेम कोआगुलेशन के केसेस में अगर किसी ब्लड पर्सन का ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा था, हमने ड्रग
दिया और ब्लड क्लॉट हो गई तो हम उसको रिस्पॉन्स मेजर कर सकते हैं। तो जिस क्लास की ड्रग का रिस्पॉन्स इजीली मेजर कर सकते हैं उसकी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। एज वेल एज TDM is not done for the drug which are activated in the body and produced active metabolite। मतलब किसी भी प्रो ड्रग का TDM नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। एज वेल एज अगर कोई ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद एक एक्टिव से दूसरा एक्टिव मेटाबोलाइट बना दे रहा है उसकी भी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये आपसे डायरेक्ट इससे नहीं पूछे जाएंगे, सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट गो द फॉर द TDM थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ऑप्शन वहां पे आपको सपोज दे दिया गया, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज इनालाप्रिल हमें पता है कि ये हमारी क्या है, प्रो ड्रग होती है तो उसकी नहीं कर सकते। तो जितनी भी प्रो ड्रग हैं उनका थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। एज वेल एज सिमिलर जैसे हम बात करें PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, इसको हम हिट एंड रन ड्रग भी बोलते हैं, तो उनकी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी नहीं करते। एज वेल एज ड्रग हैविंग हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, जिन क्लास की ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स हाई है उनकी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करते। बात आती है किनकी करते हैं, तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला हमारा आता है हाई लेवल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उसकी हम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे क्योंकि वहां इजीली हम मेजर नहीं कर सकते। एज वेल एज द नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, जिस क्लास की ड्रग का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है उसकी TDM करना है। ड्रग विथ स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व, मतलब जहां पे हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व बहुत ही नैरो है, जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि हम डोज को वेरी कर सकें, उनका हम TDM करेंगे। एज वेल एज एनी रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज अनप्रिडिक्टेबल, जहां पे डोज एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर हम बात करें एंटी कन्वल्सेंट, अगर हम एग्जांपल ले लें फेनिटवाइन और एंटी डिप्रेसेंट, दीज क्लास ऑफ ड्रग कैन गो फॉर द TDM। तो कैसे हम याद करेंगे किस ड्रग की TDM करते हैं? सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, अ ड्रग पोसेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स। हमने बात किया कि जो थेरेपेटिक इंडेक्स जिनका लो होता है उनकी हम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसी से ट्रिक हमारा आ गया, अ ड्रग पोसेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स, उसी से हमारी सारी ड्रग आ जाएगी। जैसे A फॉर अमीनोग्लाइकोसाइड। अब आपसे अमीनोग्लाइकोसाइड ना पूछ के अगर सपोज स्ट्रेप्टोमाइसिन पूछ ले तो आपका ऑप्शन वहां पे आप फाइंड आउट कर लोगे, अमीनोग्लाइकोसाइड, डिजिटालिस, फेनिटवाइन, या हम कह सकते हैं सारे एंटीइपिलेप्टिक ड्रग, वेल्प्रोइक एसिड, लिथियम, एंटी डिप्रेसेंट में हमारी आ जाएगी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर लाइक साइक्लोस्पोरिन या अदर हमारे जितने भी टेक्रोलिमस, सेरोलिमस जितने ड्रग हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर की, वो सारी ड्रग हमारी ऐसी हैं जिनका थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैरिड आउट हो सकता है। सो दीज आर द important parameters of the pharmacokinetic. Here we have completed the pharmacokinetic. Now then in the next video we will discuss the pharmacodynamic. Thank you.